वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या था, रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, फिर हमने किया उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन के कैसे रेट है आपका क्वांटिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। फिर हमने किया था रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एक तरह से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रेट का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। फिर हमने क्या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये वाला किया था हमने कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। इतना पार्ट हमने लास्ट में कवर किया था, यही क्या ना। अब उसके बाद हमने क्या था, आज हमको करना है रेट लॉ। रेट लॉ से पहले हमको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में बताना है, क्योंकि हमने उसमें लिखा था डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, है ना। तो हमें पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द रेट इक्वेशन ये वाला करना है। तो इंटीग्रेशन का आपका क्या है, आपका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। किसी भी इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, ये वाला पार्ट हमको ये करते हैं किसका, किसी फंक्शंस का। और फंक्शंस क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम फंक्शंस कहते हैं। ठीक है बेटा, आप इसको जितना हो सकता है उतना लिखिए, बाकी का तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप उससे भी आप इसको कर सकते हैं बाद में, अगर नहीं भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में पहले हम कोई ले लेते हैं, कोई एक्स का फंक्शन है और वो पावर फंक्शन की फॉर्म में। पावर फंक्शन का मतलब है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह से कोई आपका है। एक्स के चेंज होने से वो चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं फंक्शंस। किसका, पावर फंक्शन, एक्स का फंक्शन। जरूरी नहीं कि एक्स का ही हो, वाई का भी हो सकता है। वेरिएबल कौन है तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग होगा ये एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। ये दूसरा, ये इंटीग्रेशन हमको ये भी बताएगा कि आपकी चीज़ें कहाँ से बदलनी स्टार्ट हुई और कहाँ तक बदलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा कि सपोज करो पहले वैल्यू x1 था और ये चेंज होते होते कहाँ पहुँच गया है, x2 पर पहुँच गया है। तो इसका रूल क्या है, x की पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, और फिर हम लिमिट लगा देते हैं x1 टू x2। ये जो नंबर है, नंबर तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो हम इसको बाहर कर देते हैं और एक बार इस x की जगह अपर लिमिट रख देंगे, x2 की पावर n प्लस 1 माइनस, फिर एक बार इस x की जगह लोअर लिमिट रख देंगे, x1 की पावर n प्लस 1। क्योंकि जब भी तुम चेन देखने के लिए जाते हो क्या करते हो, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को घटाते हो ना, तो सेम वही काम होने यहाँ पे भी। क्या फाइनल वैल्यू क्या है, x2, इनिशियल वैल्यू क्या थी x1, तो हमने उसका चेन देख लिया। तो ये तो हो गया पावर फंक्शन का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं आ गया आपका एक्स स्क्वायर, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट भी लगा दिया हमने x1 से x2, तो क्या होगा, x की पावर 2 है, x की पावर 2 को हम 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं, और लिमिट हमने यहाँ लगा दिया x1 टू x2। नंबर्स क्या है, 2 प्लस 1, इसको हमने बाहर किया, 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 2 प्लस 1 को 3 भी लिख सकते हो आप, 1 अपॉन 3। और यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 3, तो एक बार इस x की जगह 3, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, तो हेलो सचिन, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सचिन मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, तो ये तो हुआ पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन का फार्मूला। हमें जब भी कभी पावर फंक्शन दिया होगा और उसको इंटीग्रेशन करना होगा तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरे में आते हैं, आपका कहीं ऐसे दिया हो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो हम लिमिट लगा देंगे x1 से x2, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। ये क्या बोला है, ln, l फॉर लॉगरिथम, n फॉर नेचुरल, नेचुरल लॉग को हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, फिर वही लिमिट हमने क्या लगा दिया, x1 से x2, x1 से x2, एक बार इसकी जगह अपर लिमिट ln x2, एक बार इसकी जगह लोअर लिमिट। इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में जो इक्वेशन आएगी वो लॉग की फॉर्म में ही आएगी, लेकिन आपके पास, और ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा, लॉग के लिए हम एक अलग क्लास ले लेंगे, आपको उसमें सारा लॉग बता देंगे। तो इसमें क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो नेगेटिव वाला होता है वो लॉग नीचे की तरफ आ जाता है। तो मैं इसी को ना ऐसे लिख सकता हूँ, ln x2 अपॉन x1, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और ऊपर से तुमको जो वैल्यूज़ मिलेगी ना, वो मिले, जो वैल्यूज़ तुम्हारे पास लॉग की होती है वो होती हैं लॉग बेस 10, और ये है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जिसका बेस ई होता है,
ई मीन्स 2.718। तो हमें यहाँ पर उसको नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, इसका कन्वर्जन फैक्टर है 2.303 log x2 बाई x1। ये हमारा हो गया, ये तो हो गया हमारा। अगर 1/x इंटू डी एक्स वाली टर्म्स आएंगी कभी तो उसका हम ये लॉग इस तरह से इसका करेंगे। ठीक है बेटा, ये सारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट तुमको कहाँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखने में आपको हेल्प करेगा। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ इन दो से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी कहाँ, फर्स्ट ऑर्डर में। इससे पहले वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़ीरो में पड़ेगी, और क्या आपका सेकंड में पड़ेगी, और थर्ड में भी पढ़ सकते हैं, किसी में भी। तो ये आपका क्या है, आपको इनकी दो की फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं सिर्फ दो ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन सिर्फ यहीं ख़त्म हो गया, इंटीग्रेशन तो बहुत है बेटा। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितने से हमारा काम चल जाएगा। चलिए अब आप हेडिंग बना दीजिए क्या, इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड, हिंदी में कह देते हैं इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित समीकरण। ये कोई रिएक्टेंट ए है, इससे कोई सपोज करो प्रोडक्ट पी बन रहा है। ठीक है, तो जब हम t इक्वल टू 0 की बात करें, ये कहलाता है इनिशियल। ठीक है, क्या वजह से स्टार्ट करा तुमने, कितना लेकर, ए का A0 लेकर किया है, और फिर ये लास्ट में कितना बन गया t टाइम पर जाकर, ये बचा कितना 80। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम होता जाता है, किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 था और कुछ टाइम पर ये प्रोडक्ट PT हो जाता है। सही है, तो अगर मैं इसका रेट कांस्टेंट K मानूं, तो पीछे रेट लो लिखते हुए हमने कहा था कि हम रेट लो कैसे लिखते हैं, रेट लो लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेट लो कैसे लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल। और ये जो जीरो ऑर्डर बोला है मैंने, ये क्या है बेटा, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बाद लिखे जाते हैं। ऐसे नहीं हम बता सकते कि ऑर्डर के, आप इसको ऐसे बता दोगे देख के सामने रखी हुई रिएक्शंस है ए और बी, तो ये हमेशा क्या होगी, ये एक रिएक्टेंट एक दिखाई दे रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। नहीं, जब तक मेरे पास इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं होगा मैं नहीं बता पाऊंगा ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसलिए रेट लो क्या होगा, रेट इक्वल्स टू के इंटू इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, ए की पावर उसका ऑर्डर क्या बोला हमने, 0, ए की पावर 0। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो रेट इक्वल्स टू के, तो एक हमारी इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया मैंने इसको। फिर जैसे ही हम रेट एक्सप्रेशन पर जाएंगे, एक्सप्रेशन तो हमने लास्ट में सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि रिएक्टेंट के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो 1/की टर्म में आ जाता है। रिएक्टेंट के केस में हम क्या लिखते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, जो कि हमको ये बताता है कि ए की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। तो एक इक्वेशन हमारी ये रेट एक्सप्रेशन की आ गई और ये रेट लो की आ गई। दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में रेट है तो इनके राइट हैंड साइड भी दोनों के बराबर होंगे। तो माइनस dA/dt इसका वैल्यू कैसे आया, कंपेयर करके आया है, कंपेयरिंग 1 और 2, एक और दो समीकरण को हमने तुलना कर दी, कंपेयर कर दिया। तो इससे इनके जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। dt को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस dA/dt इक्वल्स टू k इंटू dt। फिर हम इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म लाना चाहते हैं, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर रखा जाता है, k कांस्टेंट है ना, हमने k को बाहर कर दिया, सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट रखा जाता है। फिर लिमिट लगा दिया, a कहाँ से बदल रहा है पता नहीं यार, कौन है ये, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लिमिट क्या लगाया तुमने, A0 कहाँ तक, 80 तक।
टाइम की लिमिट क्या है, स्टार्टिंग में 0 इससे स्टार्ट किया था, कहाँ तक, t तक। तो ये जो आपका पार्ट था ना, पहले वाले पार्ट में हमने जब इंटीग्रेशन पढ़ा था, यहाँ पर देखिए, इसमें अगर कहीं सिर्फ इतना दिया होता हमको dx, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है होता है, और लिमिट भी लगा दी मैंने 0 से x। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया ताकि मैं इस पर अपना पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकूँ। तो यहाँ पे क्या लगा होगा फॉर्मूला, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 लिमिट 0 to x। तो 0 + 1 से 1, x की पावर 1 बचेगा सिर्फ, यानी कि x। तो हम ये कह सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन होने के बाद x आया और फिर हमने उसके बाद उसकी लिमिट लगा दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे x1 से x2 कर देता, x1 से x2, तो यहाँ पर भी x1 से x2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता तो x2 - x1 आता है। अब हमें शॉर्टकट क्या याद रखना है, कहीं सिर्फ dx होगा उसका इंटीग्रेशन लिखना है तो x, कहीं dA होगा उसका इंटीग्रेशन लिखना है तो a, कहीं dt होगा तो उसका इंटीग्रेशन लिखना है तो t। सही है, ये शॉर्टकट आपको इसका ध्यान रखना है। तो सेम यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो dA का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t, फिर लिमिट लगा देंगे बस। तो माइनस का साइन बाहर, dA का इंटीग्रेशन हो गया a, लिमिट हो गया a0 से at, आगे k, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट लगा दिया 0 से t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया a2 - a0 इक्वल्स टू k इंटू t। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर दो। पीछे का चाहे तुम्हारे कुछ भी याद ना रहे, इंटीग्रेशन ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं तुमको यहाँ पर। ये तो मैंने बस इसलिए बताया कि आपको पता चले कि आया कैसे ये, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें अगर माइनस के साइन को ये इधर भेज देता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, at इक्वल्स टू k इंटू टी, ऐसे। या माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा हमको, माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई करके a0 प्लस का हो जाएगा, at माइनस का हो जाएगा, a0 - at इक्वल्स टू kt। तो जीरो ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल्स करते हैं ना बेटा, रिएक्टेंट का डेटा दिया होगा, इतने टाइम में स्टार्ट हमने रिएक्टेंट इतना लेकर किया और इतने टाइम के बाद वो इतना रह गया, बताइए इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है। तो आप इसका कर सकते हैं, या रेट कांस्टेंट दिया था, टाइम भी बता दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, पूछा कि इतने टाइम के बाद ये कितना रह जाएगा, 80 का वैल्यू पूछ लिया, तो तब इसका करें। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तुम इसका यूज़ करोगे, न्यूमेरिकल्स रिएक्टेंट की फॉर्म में डेटा दिया होगा, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दिया, ठीक है। अंकित बेटा समझ आ रहा है, हर्ष समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, हैं? हाँ, फॉर्मूले को याद रखना है बस। हमारा काम का चीज़ क्या है, ये क्वेश्चंस हमारे किससे होंगे, इससे, और अभी एक इससे पढ़ेंगे हम, इससे। इसका कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, इसका पड़ेगा हमको ग्राफ खींचने में, तो हमें ग्राफिकल चीज़ें। इक्वेशन 4 में क्या दिया, माइनस कॉमन लिया, इक्वेशन 4 में माइनस नहीं कॉमन लिया हमने, इससे ले गए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करोगे तो 80 माइनस का, a0 प्लस का, प्लस वाले को पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में लिखा, बस सेम चीज़ है, ठीक है। तो हमारे काम की चीज़ क्या है, ये है, और इसका ज़रूरत पड़ेगी कहाँ, ग्राफ खींचने में भी, जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए मैं इसी को अगर इक्वेशन 4 को थोड़ा रीअरेंज कर दूँ, इक्वेशन 4 रीअरेंज, इक्वेशन 4 हमारी क्या हो गई, रीअरेंज, कैसे, a0 को उधर भेज दो, at इक्वल्स टू a0 माइनस k इंटू टी, और ग्राफ खींचने के लिए हम इसको लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, y एक्सिस का वेरिएबल इधर, x एक्सिस का इधर, फिर ये y ये हो जाएगा, x एक्सिस पर हमने क्या लिया है, टाइम, टाइम इधर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। जब t इक्वल टू 0 का केस होगा, at का वैल्यू a0 के बराबर होगा, तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू हमारी a0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये चीज़ इसमें से माइनस हो रहा है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ घटता जा रहा है। और वैसे क्या, इसकी 1 पावर और इसकी 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे घटेगा, लीनियरली घटेगा, इसीलिए इक्वेशन का नाम लाइन इक्वेशन है, सही है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन इक्वेशन रेखीय समीकरण का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, ये आपका ढलान या स्लोप कितना हो गया, -k के बराबर। स्लोप की कोई यूनिट पूछ ले, कॉन्सेंट्रेशन सपोज करो मैंने दे दिया तुमको मोल पर लीटर, और हमसे पूछे स्लोप का यूनिट क्या होगा, तो एक तरह से स्लोप की यूनिट वही तो होगा जो k का होगा, तो कल ये पढ़ा है हमने,
कि अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में हो तो के की यूनिट क्या होती है, कल ही लिखवाया था, वही जो रेट का होता है, यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कल ही तो लिखा है बेटा ये। एक बार फिर से उसका लेक्चर देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये हो गया ग्राफ और इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशंस, ये वाली जो कि न्यूमेरिकल के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं कि यही काम तुम अगर प्रोडक्ट का डेटा दे दिया तो रिएक्शन क्या चल रही थी हमारी, ए एरो पी, टी इक्वल टू 0 पर पी कितना था 0, टी टाइम पर पी कितना हो गया था पी टी। इक्वेशन का रेट लो कभी नहीं बदलता है, चाहे तुम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो या रिएक्टेंट की फॉर्म में। अभी क्या निकाला था, रेट इक्वल्स टू के आया था हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया था। अब रेट एक्सप्रेशन पिछली बार रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा था, इस बार रिएक्टेंट की बजाय प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो। रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, कोई भी अगर कोफिशिएंट होता तो 1 अपॉन की टर्म में लिखा जाता है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग तुलना करने पर दोनों के LHS क्या है बराबर है, रेट लिखा है तो RHS भी बराबर होंगे, तो मैंने कर दिया dP बाई डी टी इक्वल्स टू के। डी टी हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो dP बराबर K इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दिया इसको, इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग अभी क्या था तुमने, dA का इंटीग्रेशन क्या लिखा था A, तो dP का क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक बदला ये 0 से PT तक, K बाहर, dt का इंटीग्रेशन अभी क्या लिखा था t, फिर से लिमिट लगाएंगे तो वही आ जाएगा, तो dp का इंटीग्रेशन किया p लिमिट 0 से pt k इंटू dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे pt माइनस 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, k इंटू t माइनस 0, यहाँ भी 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जब हमको प्रोडक्ट का डेटा दिया होगा और हमसे टाइम देकर k पूछे या k देकर टाइम पूछे तो हम न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे, इस वाले के फॉर्मूले का यूज़ करके करेंगे। तो ये भी हमें न्यूमेरिकल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। फिर अगर मैं इसका ग्राफ खींचूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी वर्सेस टाइम टी, टी इक्वल टू अगर 0 हुआ प्रोडक्ट 0, ये लो यहाँ से, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियरली बढ़ेगा। और फिर ये ढलान या स्लोप का वैल्यू क्या होगा, टी के साथ जो भी होता है, एक्स एक्सिस के वेरिएबल के साथ जो भी होता है वो स्लोप कहलाता है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो पॉजिटिव स्लोप आया के बराबर, यहाँ पर माइनस का साइन आया था पीछे, यहाँ माइनस का साइन आया था तो ये कहलाता है नेगेटिव स्लोप। तो देखो हमसे क्वेश्चन कैसे आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी, ग्राफ इज लीनियर विद नेगेटिव स्लोप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 ऑर्डर। दूसरा क्या पूछेगा, ग्राफ का ही क्वेश्चन, concentration of product versus time t, graph is linear with positive slope, what is the order of reaction, 0 order। तो वही आपका इस तरह से इसके क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, आरती आप इसमें हो बेटा, ऐड किया था ना मैंने तुम्हें, एक बार ऑन कर लो आप जरा। बस ऑन करके रख लो थोड़ी देर, हाँ ये रिकॉर्ड हो जाएगा फिर ये। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हुआ 0 ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो। फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर इनमें सभी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ भी लगता है, प्लस जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, वहाँ भी आता है, क्योंकि ऑल क्या है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस या ऑल रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सारे फर्स्ट ऑर्डर के ही एग्जाम्पल होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी यूज़ करेंगे इसको, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो फिर से हमने कहा कंसिडर ए रिएक्शन ए एरो प्रोडक्ट, रेट कांस्टेंट क्या है के, टी इक्वल टू 0 पर ए कितना होगा ए नॉट, टी टाइम पर ये कितना हो जाएगा ए टी। फिर से वही जैसे पहले किया था बेटा, रेट एक्सप्रेशन, रेट को एक्सप्रेशन लिखना है हमको, वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम वाला। किसकी फॉर्म में लिखे, पहले रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, कोफिशिएंट कोई है नहीं तो वो कहाँ चला जाता, 1 की टर्म में। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डी ए, चेंज इन टाइम डी टी। माइनस साइन ने क्या बताया कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटेगा। इक्वेशन 1, रेट लो, रेट लो कैसे लिखा जाएगा, इस रिएक्शन का रेट इक्वल्स टू इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के, इसमें यूज़ होने वाला रिएक्टेंट ए, उसकी पावर में ऑर्डर, ऑर्डर क्या बोला हमने फर्स्ट, ये हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा, सही है। दोनों को कंपेयर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं तो इनके RHS भी बराबर होंगे, तो माइनस डी ए अपॉन क्या है डी टी इक्वल्स टू के इंटू ए को इधर करो, डी टी को उधर करो। इंटीग्रेशन के टाइम पर हम एक तरह के वेरिएबल एक साइड कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम के बदलने से बदलता है ना, तो इसलिए हम डिपेंडेंट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में, इंटर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको रखते हैं राइट में। इंटीग्रेशन के टाइम पर इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटेड क्या हो गया, माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट 0 से टी, इधर लिमिट ए नॉट से ए टी। अभी पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था 1/x इंटू डी एक्स, यहाँ पे x की जगह a है बस, 1/a इंटू डी है ना, वहाँ पे फिर क्या आया था उसका फॉर्मूला 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ln x, यहाँ पे क्या आ जाएगा ln a, तो माइनस का साइन लगाया, ln a लिखा, लिमिट में a नॉट से ए टी लिखा, इधर dt का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था अभी, t, लिमिट 0 से t। सही है, आगे बढ़ जाऊँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ln ए टी माइनस ln ए नॉट बराबर k इंटू टी। एक तो इसको कर दो इक्वेशन नंबर 3, लोग इसका ग्राफ खींचने में हेल्प आएगा इसका। अब इसी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ln ए नॉट माइनस ln ए टी बराबर k इंटू टी। इसी को थोड़ा और रीअरेंज कर दो, कैसे, जो नेगेटिव वाली टर्म्स है उसको नीचे भेज दो, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ln ए नॉट अपॉन ए टी बराबर k इंटू टी। तो एक आपकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की ये हो गई। हमने कहा ln का तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं होता है, हमारे पास तो लॉग की वैल्यू होती है। ln क्या है, नेचुरल लॉग, और जो हम लॉग बोलते हैं वो उसका बेस क्या होता है 10, इसका बेस क्या होता है e। हमें तो इसको 10 बेस वाले में करना है, क्योंकि हमारी पूरी जो लॉग टेबल होती है वो लॉग बेस 10 में होती है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका कन्वर्जन फैक्टर क्या बोला था, 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी बराबर के इंटू टी, ये हो गया। ये है हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। न्यूमेरिकल्स के लिए भी इसी का इस्तेमाल करेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर के बहुत पूछे जाएंगे। ये समझ लो आपका, ये अकेला एक तरफ, सारे ऑर्डर एक तरफ, है ना। अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑर्डर के ही होंगे, तो 5 क्वेश्चन बाकी 0 के, थर्ड के, सेकंड के, बाकी सबके होंगे, या फ्रैक्शनल ऑर्डर के, किसी के भी हो सकते हैं। तो इसके फर्स्ट ऑर्डर वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेटेड ये आपके न्यूमेरिकल के लिए यूज़ किया था। इसमें ए नॉट क्या रखोगे, ए नॉट रखते हैं इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, किससे लेके तुमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था, ऑफ रिएक्टेंट। ए टी क्या है, बचा हुआ, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। उसने कहा कि हमने 1 मोलर लेकर स्टार्ट किया था और ये अब आपका कितना रह गया, ये 0.25 मोलर रह गया, तो वहाँ पे ए नॉट क्या यूज़ करेंगे 1 और ए टी क्या यूज़ करेंगे 0.25। सही है, तो ये
ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। इसी बात को ये कभी कभी ना परसेंटेज में दे देता है। इनिशियल के अब इतने टाइम के बाद ये इतने परसेंट रह गया है, तो इसका मतलब है जब स्टार्ट किया होगा उसको हम 100% मानेंगे। इन केस ऑफ परसेंटेज, इन केस ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के केस में अगर ये डेटा दिया होगा तो तब ए नॉट को मानेंगे 100%, और ए टी क्या होगा, बचा हुआ परसेंटेज, रिमेनिंग परसेंटेज, रिमेनिंग परसेंटेज। ये तो कभी कभी ये हमसे क्या कहेगा, देखो ऐसे देगा कि ये कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था और ये इतने टाइम में इतने परसेंट डिकम्पोज हो गया है। मान लो उसने कहा 75% डिकम्पोज हो गया, 75% डिकम्पोज, तो बचा कितना 25%, तो वहाँ पे 80 क्या यूज़ करोगे 25 और ए नॉट को 100। तो इन केस ऑफ अब जब भी हमको परसेंटेज दिया होगा 80 बचा हुआ परसेंटेज, लेकिन वो देगा नहीं बचा हुआ, बल्कि क्या देगा डिकम्पोज की परसेंटेज बता देगा कि इतने परसेंट डिकम्पोज हो गया इतने टाइम में। तो बताइए ये इसका क्या रेट कांस्टेंट क्या है, के की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो वहाँ पे फिर फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा, अगर आपको उससे के निकालना है तो टी को उसके नीचे भेजना पड़ेगा, या कभी कभी हमको के देगा टाइम पूछेगा कि इतने से इतने होने में कितना टाइम लगेगा, तो वहाँ पे टी लगाना है तो के को नीचे आना पड़ेगा। तो मैं इसी को दो फॉर्मूले में बदल देता हूँ, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, या टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। तो कब कौन सा यूज़ करना है वो तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हेलो संजय, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? चलें आगे। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का फिर आपका आता है ग्राफ। तो फिर हम आते हैं फ्रॉम ग्राफ के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो यहाँ पे लेफ्ट में तुम्हें माइनस साइन दिखाई दे रहा था, यही था ना आपका, माइनस ln ए टी माइनस ln ए नॉट इक्वल्स टू के इंटू टी, ये थी इक्वेशन 3। माइनस के साइन को उधर भेज दो, ln ए टी माइनस ln ए नॉट इक्वल्स टू माइनस का के टी, ठीक है। ln ए टी को भी आप उधर भेज दो, ln ए टी इक्वल्स टू ln ए नॉट माइनस के इंटू टी। फिर से ग्राफ खींच दो भैया, वाई एक्सिस पर रख दो ln ए, एक्स एक्सिस पर रख दो टाइम, एक्स एक्सिस के उसके साथ जो होता है ये होता है स्लोप। पता चलेगा क्या होगा, स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। और ये जो बचता है बाकी, जब हम t इक्वल टू 0 लेंगे, t इक्वल टू 0 पर ln ए का वैल्यू ln ए नॉट के बराबर होगा। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, अंतःखंड। तो ये हो गया ln ए नॉट। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये चीज़ें इसमें से माइनस होती चली जाएगी, तो ये लीनियरली घटता चला जाएगा। स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के आएगा। मैं अगर पूछूं इसकी यूनिट भी बता दो, यूनिट वही जो के का होगा, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट, ऑलवेज ऑलवेज सेकंड इनवर्स बेटा, यही तो था, ऑलवेज सेकंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन चाहे किसी में भी दिया हो, क्योंकि हमने जनरल यूनिट, जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखा था के का, के का जनरल एक्सप्रेशन था कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। जब तुम n का वैल्यू, ये था बेटा, हमने कल का लेक्चर देख लोगे ना, अब जिसको नहीं है समझ आया तो वो कल का लेक्चर एक बार देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। यूनिट ऑफ के का जनरल फार्मूला ये होता है 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन चाहे मोल पर लीटर में रखो, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स में रखो, किसी में भी रखो, उसकी पावर तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 माइनस एन की जगह 1, 1 माइनस 1 0, और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। तो इसलिए कहा था कि चाहे कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, यूनिट ऑफ के ऑलवेज सेकंड इनवर्स आएगा फर्स्ट ऑर्डर के केस में, सही है। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिया, सेकंड इनवर्स, सही है। अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या देगा, ln ए क्या है, ये कहलाता है लॉगरिथमिक लघुगणकीय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम t, ग्राफ इज लीनियर
with negative slope, the order of reaction is first order, ऐसे पूछता है, ठीक है। concentration of reactant versus time t, graph is linear with negative slope, what is the order of reaction? concentration बोला बस सिर्फ मैंने, logarithmic नहीं बोला। concentration of reactant versus time t, graph is linear with negative slope, the order of reaction is concentration of reactant versus time t, graph is linear with negative slope, the order of reaction is 0, है ना। आसान है हार्ड है? हर्ष कुछ तो बोलो यार तुम, सही है, हाँ, ऑल इज वेल, ठीक है। आगे बढ़ते, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का काम खत्म, सही है। अभी एक और ग्राफ आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर में, फिर से कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 था ना वो, हाँ, इधर माइनस का साइन था, इधर क्या था, ln AT था माइनस ln A0 था इक्वल्स टू K इंटू टी था, है ना। माइनस के साइन को फिर से वहीं भेज दिया हमने, क्या मिला, ln AT माइनस ln A0 इक्वल्स टू माइनस K इंटू टी। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया, ln AT अपॉन A0 इक्वल्स टू माइनस K इंटू टी, सही है। ln का ग्राफ, ln का बेस क्या बोला था हमने, इसका बेस होता है E। अगर कभी आपको कहीं ऐसा लिखा मिले ln x बराबर कितना 8, तो x बराबर बताइए, ln का बेस हमने कहा था कि नेचुरल लॉग का बेस e होता है, तो ये x की वैल्यू आएगी e की पावर 8, तो इधर वाला टर्म्स इसके बेस की पावर में चढ़ जाता है ना। दूसरा मैंने कहा log y लिखा मैंने, log y बराबर 20, और मुझसे कोई पूछे कि डायरेक्ट बताओ जरा y का वैल्यू कितना आएगा, तो मैं क्या कहूँगा, log जहाँ लिखा होगा उसका बेस तो 10 होता है, तो इधर वाला पूरा इसके बेस की पावर में चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू 10 की पावर 20, समझ गए। अब मैं बताओ, यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ से ln हटाना चाहते हैं, सिर्फ ये लिखना चाहते हैं AT अपॉन A0, तो क्या करूँ, e की पावर में माइनस में KT हो जाएगा, इसका बेस क्या है e, तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने, e मीन्स होता है बेटा एक्सपोनेंशियल, कि वेरिएशन एक्सपोनेंशियल होगा, e की पावर में माइनस में है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, e की पावर में प्लस में होता तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता, तो AT इक्वल्स टू A0 e की पावर माइनस K इंटू टी। चलो जी, एक ग्राफ इसका आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम t, जब t बराबर 0 होगा यहाँ पे e की पावर 0 आ जाएगा, e की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, AT का वैल्यू A0 के बराबर होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, t बढ़ेगा, तो ये e की पावर में माइनस में बढ़ेगा, e की पावर में माइनस में बढ़ने का मतलब है कि ये चीज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, सही है, तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा एक्सपोनेंशियली। बात आती है कि कब 0 होगा, क्योंकि इसके 0 होते ही रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, AT 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 होगा कब, जब e की पावर में माइनस में इनफाइनाइट आ जाता है, तब 0 होगा ये, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो t को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तब e की पावर में माइनस में इनफाइनाइट आएगा, जिसका वैल्यू 0 होगा, जो 0 से टकराएगा 0 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट ख़त्म, और रिएक्टेंट ख़त्म तो रिएक्शन स्टॉप या रिएक्शन कंप्लीट। तो अगर कोई पूछे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, हम कहेंगे इनफाइनाइट, अनंत काल, इनफाइनाइट टाइम लगता है, सही है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम लेती है कंप्लीट होने में, इसका मतलब है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। कोई रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब का बम्बार्डमेंट कर दिया था, आज तक रेडिएशन चली जा रही है ना, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, तो उससे क्या हो रहा है आपका, आज तक रेडिएशन एमिट हो रही है। कब की बात है, 1945 की, और अब चल रहा है देखो 2026, कुछ साल के बाद ही आपका क्या हो जाएगा, 100 साल पूरे होने वाले हैं, और अब तक चली रही है रेडिएशन, कभी ख़त्म ही नहीं होती, सही है। तो ये हो गया, तो इसलिए आप कभी कहीं को लिख लो बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन
कभी कंप्लीट नहीं होती है, इनको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, अनंत काल लगता है। इसको कहीं को मेंशन कर लेना, सही है। और इसी के नीचे ये लिख कर देना, ऑल रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज, या ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन, रेडियो एक्टिव डीके या ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये प्रथम कोटि के उदाहरण होते हैं। फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर में दो ग्राफ हो गए। पहला क्या है, लोगरिथमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी, ग्राफ इज लीनियर विद नेगेटिव स्लोप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी, ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल, ग्राफ कैसा है, एक एक्सपोनेंशियल कर्व, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। और जीरो में क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ लीनियर आया था, है ना, नेगेटिव स्लोप के साथ। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी, ग्राफ इज लीनियर विद नेगेटिव स्लोप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। वहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या पड़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम टी, ग्राफ इज लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, ठीक है। अब एक हमने कहा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं, रिएक्टेंट की भी या प्रोडक्ट की भी, किसी की भी टाइम के साथ साथ। तो एक चीज़ ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, हम कहेंगे ये तो रिएक्टेंट हुआ, रिएक्टेंट ही है जो टाइम के साथ साथ घटता है। एक चीज़ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये बढ़ती जा रही है, ऐसा तो प्रोडक्ट होता है जो टाइम के साथ साथ बढ़ता है। ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो ये प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया, कर्व हो गया। ये हमारा रिएक्टेंट का कर्व हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे आ गया, इसमें दोनों कवर हो गए, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। तो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट, यही सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है आपका, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर का तो इतना पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, अब हम इसको नहीं करके बस सीधा इसका nth ऑर्डर का लिख देते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन का हेल्प लेकर आप किसी का भी निकाल सकते हैं सिवाय फर्स्ट ऑर्डर के। और फर्स्ट ऑर्डर को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको डिटेल में कर लिया, बाकी को तो इस एक्सप्रेशन से ही कर लेंगे, ये सब उसी से ही आया हुआ है। nth ऑर्डर, इसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला ये है 1/k या 1/n-1 कर देता हूँ, 1/at की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1 इक्वल्स टू k इंटू टी। ये किसी भी ऑर्डर को निकालने का है, ये क्या सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। उससे क्या दुश्मनी है इसको, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, जहाँ सबका कर रहा था काम, इसका बेचारेगा फर्स्ट का भी कर देता, है ना। फर्स्ट के लिए फिर हमको इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों नहीं किया इसने। अगर हम यहाँ n का वैल्यू 1 रखें तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0। 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यू क्या होती है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पढ़ने के आए हैं डिटर्मिनेशन वाली चीज़ें, या जो डिटरमाइन ना किया जैसे उनको पढ़ने के लिए आए हैं, जिनको हम डिटरमाइन कर सके वही ना, तो इसलिए नहीं कर सकते हम उसके लिए। तो इसलिए ये वैलिड नहीं है किसके लिए, फर्स्ट के लिए, बाकी के लिए सबके वैलिड है। अभी जो 0 का निकाला उसको चेक कर लेते हैं कि हम बात सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। करो जी, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 1/n की जगह रखा 0-1, 1/at की पावर 0-1, 1/a0 की पावर 0-1 इक्वल्स टू k इंटू टी। 1/-1 हो जाएगा, at की पावर क्या बचेगा, -1, ऊपर भेजेंगे तो +1 बन जाएगा, at बच जाएगा। a0 की पावर -1 ऊपर भेजेंगे तो a0 बन जाएगा, इक्वल्स टू k इंटू टी। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, at माइनस का a0 प्लस का, a0 माइनस at बराबर kt। देखना जरा, 0 के लिए हमने ये लिखा है कि आपको यही था, तो वैलिड हो गया। देखो ऐसे ही ये सेकंड पे वैलिड है, ऐसे ही ये थर्ड पर वैलिड है।
बढ़े आगे, चलिए बच्चों। फॉर सेकंड ऑर्डर एक बार लगा कर देख लेते हैं। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एन की जगह 2 रख दो, 1/2 - 1 इंटू 1/80 की पावर 2 - 1 माइनस 1/A0 की पावर 2 - 1 इक्वल्स टू k इंटू टी। 1 नीचे क्या बचेगा 1, 1/1 से 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/80 की पावर क्या आएगा 1, सीधा मैंने वेट ही लिख दिया बस, माइनस 1/A0 की पावर क्या आएगा 1, उसको भी मैंने सिर्फ A0 ही लिख दिया, इक्वल्स टू k इंटू टी। ये लो, ये किसकी रिएक्शन आ गई, इंटीग्रेटेड रेट लो किसका आ गया, सेकंड ऑर्डर के लिए। 1/80 माइनस 1/A0 इक्वल्स टू k इंटू टी, है ना। अब इसी को न्यूमेरिकल के लिए तो हम यही इस्तेमाल करेंगे इसका। सेकंड ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल किए जाएंगे वो इसी एक्सप्रेशन से किए जाएंगे। ग्राफ के लिए क्या करें, A0 को उधर भेज दो, 1/80 बराबर 1/A0 प्लस k इंटू टी, तो 1/A वर्सेस टाइम t, तो ये हो गया y, ये हो गया x, x के साथ जो होता है वो हो गया स्लोप m, और ये क्या हो गया इंटरसेप्ट c। y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर दिया। y इक्वल टू mx प्लस सी क्या है, लाइन इक्वेशन, जो कि ग्राफ खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब जब t इक्वल टू 0 होगा क्या होगा, ये वाला टर्म 0 होगा, 1/80 का वैल्यू 1/A0 के बराबर होगा, है ना। जैसे जैसे हम t बढ़ाएंगे ये वाला टर्म इसमें ऐड होता चला जाएगा, इसकी पूरे की 1 पावर इसकी 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से लीनियर वेरिएशन आएगा। तो स्लोप का वैल्यू क्या हुआ, k के बराबर, स्लोप इक्वल्स टू k। अगर मैं पूछूं यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ले लिया सपोज करो मॉल पर लीटर में, यूनिट ऑफ k का फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेंट्रेशन की पावर मॉल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की जगह क्या रखा 2 सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर यहाँ पे आ गया 1 - 2 से -1, तो ये बन जाएगा मॉल की पावर -1, लीटर की पावर -1 की पावर -1, लीटर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है बेटा। तो स्लोप की यूनिट क्या आएगी, मॉल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये स्लोप की यूनिट आ जाएगी। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट क्या देगा, देखो 1/A क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, 1/ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम t, ग्राफ इज लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। बस ऐसे क्वेश्चन देगा ये। अभी इसकी लास्ट में हम प्रैक्टिस शीट करेंगे तब आपको देखना, तो इसलिए जिस दिन हम प्रैक्टिस शीट करेंगे उससे पहले आप इसको हर चीज़ को टिप्स पे करके आना, नहीं तो बेटा प्रैक्टिस शीट में दिक्कत आएगा। तो हर चीज़ बिल्कुल पूरे से 2-2 3-3 बार देखो, रिकॉर्डिंग है आपके पास, कितनी बार भी देखो, है ना। तो बार बार देखो, और इसको जब हम प्रैक्टिस शीट करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, नहीं तो हम प्रैक्टिस शीट में इलझ जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे टाइम से। टाइमली मैनर, यही तो है सारा खेल। एग्जाम में किसका खेल है, टाइम का ही तो है बेटा। आपको आता है पर आप टाइम से कर नहीं पाते हैं क्वेश्चन जितने होने चाहिए आपको रैंक में उसमें मेरिट में बने रहने के लिए, तो भी आप फिसड्डी हो गए, तो भी नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट दोनों ही काम करता है सिलेक्शन के लिए, सही है। तो इसलिए आपको लिमिटेड टाइम में शॉर्टकट मेथड अगर कोई है तो उन मेथड का इस्तेमाल करते हुए उसी क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ और आपको क्या मेरिट में बने रहे। नहीं तो मेरिट से बेटा बाहर हो जाते हैं। भले ही कभी ऐसे होते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, मुझसे क्वेश्चन पेपर ही नहीं हो पाया, मुझे आता था पूरा पेपर, तो क्या कमी रहेगी उनकी, टाइम, कि वो टाइम से यानी कि स्पीड, और स्पीड कब आएगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्पीड बढ़ेगा। सेम चीज़ को कई बार पढ़ो, कई बार रिवाइज करो, अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। सही है, चलें आगे बढ़े। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट चाहे तो लिख लो सेकंड ऑर्डर के लिए, 1/ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख दो, वर्सेस टाइम t, ग्राफ इज लीनियर with positive slope, the order of reaction is
पॉजिटिव स्लोप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर। अगर ऐसा कहीं हुआ और ऑर्डर हमसे पूछा तो हम कहेंगे ये तो सेकंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। सही है। ऐसे ही जैसे हमने सेकंड का निकाला, ऐसे ही थर्ड का भी निकाल सकते हो। ऐसे ही किसी फ्रैक्शनल ऑर्डर दे दिया तो उसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, कर लेंगे। तो ये तो हो गया इंटीग्रेटेड हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम हाफ लाइफ टाइम, अर्ध आयु काल। क्या इससे क्या जानते हो आप इसके बारे में, कि वो टाइम जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए। 1 ग्राम लिया था, 50 ग्राम क्या रह गया, 0.5 ग्राम रह गया। कितने टाइम में हुआ ये सब कुछ, उसी टाइम को उसका हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। ठीक है, या 100 ग्राम लिया था, 50 ग्राम ही रह गया, कितने टाइम में हुआ ऐसा, वो टाइम उसका क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा। द टाइम इन विच द रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, reactant becomes half of its initial value is called half life time। इसको टी हाफ से, कहीं कहीं टी हाफ से और कहीं आपको टी 0.5 से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर रिलेशन बिटवीन के एंड टी हाफ, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट के एंड टी हाफ, अलग अलग ऑर्डर के लिए। तो पहला केस ले लेता हूँ, केस वन जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए सबसे पहला काम करना है तुमको, इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखना, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी। फिर जो डेफिनेशन में बोला है, इफ़ अगर t को हम t हाफ कहेंगे तो at का वैल्यू अपनी प्रारंभिक मात्रा इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा। तो अब इस पे लगा देंगे जी, a नॉट की जगह a नॉट ही रखा, at की जगह a नॉट बाई 2 किया, k इंटू टी की जगह t हाफ किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, 2 a नॉट माइनस a नॉट, इधर से k इंटू टी हाफ। अब 2 a नॉट माइनस a नॉट से क्या होगा, a नॉट, नीचे क्या बचेगा 2, k इसके नीचे आ जाएगा, तो टी हाफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा a नॉट अपॉन 2k। रिलेशन तो ये हो गया जीरो ऑर्डर की टी हाफ का k के साथ। अगर मैं इसकी डिपेंडेंसी की बात करूँ कि किस पर डिपेंड कर रहा है टी हाफ, इनिशियल कौन, क्योंकि 2 तो एक नंबर है, कांस्टेंट हुआ, k के नाम के साथ ही कांस्टेंट लगा हुआ है, क्या है k, रेट कांस्टेंट। तो जितने भी कांस्टेंट है मैंने उन सबको कहाँ भेजा, प्रोपोर्शनलिटी में। अब डिपेंडेंसी की बात आई तो हमने कहा कि ये तो इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड करेगा, इनिशियल अमाउंट जितना ज़्यादा लोगे टी हाफ भी उतना ही ज़्यादा होगा। सही है। कभी कभी देखो क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे 1 मोलर का रिएक्टेंट लिया था, टी हाफ हमको 50 सेकेंड मिला, जब हम रिएक्टेंट को 2 मोलर लेंगे तो तब टी हाफ कितना होगा, टी हाफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। या ऐसे क्या देगा, 1 मोलर का रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लिया, टी हाफ मिला 50 सेकेंड, 2 मोलर के लेने पर मिला 100 सेकेंड, 3 मोलर के लेने पर मिला 150 सेकेंड, 4 मोलर लेने पर मिला 200 सेकेंड। बताइए ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो डायरेक्ट रिलेशन कर रहे हैं ना, डबल करने से डबल हो रहा है, ट्रिपल करने से ट्रिपल हो रहा है, 4 गुना करने से 4 गुना हो रहा है। तो अगर ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन दिखाई देगा तो ये जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल होगा। तो हम यहाँ ये लिख देंगे, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ जो है प्रारंभिक मात्रा की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसकी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी हाफ अभिकर्मकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अब अपने समझने के लिए लिख दो, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स करते हुए। वहाँ पे देखो ऐसे देगा कि किसी रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट को 1 मोलर लिया था, टी हाफ हमको 100 सेकेंड मिला। जब 2 मोलर लिया तो टी हाफ हमको 200 सेकेंड मिला, जब 3 मोलर मिला तो टी हाफ हमको 300 सेकेंड है। बताइए ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो अब अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से टी हाफ डबल, कोमा,
कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल करने से टी हाफ ट्रिपल, कॉमा, कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम करने से टी हाफ 4 टाइम्स। अगर हमें इस टाइप का कहीं कॉम्बिनेशन दिखाई देगा तो ये रिएक्शंस 0 ऑर्डर का होगा। क्वेश्चंस करोगे और ज़्यादा क्लियर होगा भी आप, है ना। जब इसकी प्रैक्टिस शीट करेंगे वहाँ पे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, तो वहाँ से हो जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। केस नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या था, हमने क्या पढ़ा था, 2.303 लॉग A0/80, ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट लो थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। डेफिनेशन टी हाफ का लगाया क्या, इफ़ टी को हम टी हाफ कहें तो AT का वैल्यू अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा। लगा दो तो यहाँ पर 2.303 लॉग A0 की जगह क्या रखा, A0 ही, AT की जगह क्या रखा, A0/2, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, A0 से A0 कट जाएगा, K इंटू टी हाफ हो जाएगा। अगर ये 2 ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, 2.303 लॉग 2, इधर से क्या आ जाएगा, K इंटू टी हाफ। लॉग 2 का वैल्यू बेटा हम जब तुम्हें लॉग बताएंगे तब पढ़ना पड़ेगा तुमको। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, इधर से हो गया K इंटू टी हाफ। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0.693 और K को मैंने उसके डिवाइड में भेज दिया, तो टी हाफ का एक्सप्रेशन ये आया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ का ये एक्सप्रेशन हुआ। क्या इसमें कहीं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आया, तो हम ये कह सकते हैं टी हाफ इज इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक मात्रा के, किसकी, रिएक्टेंट के। इसी वजह से कि चाहे कुछ भी ले लो कि टी हाफ जो है वो तो K पर डिपेंड करेगा, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं एज कैलकुलेशंस के लिए, कार्बन डेटिंग मेथड के लिए, ये पता करने के लिए अभी कितना बचा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो कार्बन 14 है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, फ्रेश सैंपल में तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहती है क्योंकि वो जितना डिकम्पोज होता है उतना ही बन भी जाता है। लेकिन जब कोई भी लाइफ एक्टिविटी रुक जाती है एनिमल बॉडी में, प्लांट्स में, तो तब क्या होगा, ये बनना बंद हो गया। अब धीरे धीरे कंटिन्यूसली डिकम्पोजिशन चल ही रहा है, तो स्टार्टिंग में फ्रेश सैंपल में ये इतना होता है तो उसको कहेंगे A0। मरे हुए किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसमें अब ये इतना पाया गया है, वो हो गया AT। तो A0 और AT 2.303 लॉग A0/80 बराबर K इंटू टी। K का वैल्यू फिक्स होता है, कार्बन 14 का वो वैल्यू रखकर तुम T निकाल लेते हो और फिर तुम सुनते हो कि इन्होंने बताया है साइंटिस्ट ने कि ये तो सैंपल इतने साल पुराना है, 2000 साल पुराना फॉसिल मिला है, 3000 साल पुराना फॉसिल। बताओ कौन बैठा था वहाँ चेक करने के लिए, ऐसे किया गया। तो इसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, सही है बेटा। चलिए, तो टी हाफ क्या है, इनिशियल, तो ऐसे देगा इसको लिए क्या कि 1 मोलर का हमने कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया, टी हाफ हमको 100 सेकेंड मिला। 2 मोलर का लिया तो भी 100 सेकेंड, 3 मोलर का लिया तो भी 100 सेकेंड। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन बदलते जा रहे हैं, टी हाफ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा अगर कोई होगा तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट ऑर्डर का, सही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। ऐसे ही सेकंड का भी निकाल लोगे, वही उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखकर। और ये तो सीधा मैं अब सेकंड या थर्ड पर नहीं जा रहा हूँ, सीधा nth पर जा रहा हूँ। nth ऑर्डर रिएक्शन, क्या फॉर्मूला था, 1/n-1, 1/AT की पावर n-1 माइनस 1/A0 की पावर n-1 इक्वल्स टू K इंटू टी। वापस आ गए डेफिनेशन पर, क्या बोले थे टी हाफ की डेफिनेशन, अगर टी हमारा टी हाफ के इक्वल हो तो तब क्या होगा, AT का वैल्यू A0/2 होगा, यही तो बोला है। इस बात को यहाँ लगाया गया हमने, 1/n-1 ब्रैकेट, जहाँ AT था मैंने वहाँ लिख दिया A0/2 की पावर n-1, यहाँ पे कर दिया A0 की पावर n-1 बराबर K इंटू टी हाफ। A0 की पावर n-1, नीचे डिनोमिनेटर है इसका 2 की पावर n-1 जो कि ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/n-1 ब्रैकेट
टू की पावर n माइनस वन अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस वन, 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस वन बराबर k इंटू टी हाफ। सही है, k को भी चाहे इसके नीचे भेज दो, 1 अपॉन k इंटू n माइनस वन ब्रैकेट ए नॉट की पावर n माइनस वन को एलसीएम ले लो, इधर से मिलेगा 2 की पावर n माइनस वन माइनस वन, इधर से हुआ टी हाफ, तो टी हाफ का एक्सप्रेशन बन गया ये। तो k कांस्टेंट n कांस्टेंट ये पूरा कांस्टेंट, तो डिपेंडेंसी किस पर है, a पर, a नॉट पर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी हाफ इज इंडिपेंडेंट a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n माइनस वन। ये सब के लिए वैलिड है, लेकिन ये वाला सब के लिए है, लेकिन एक को छोड़कर, वैलिड फॉर ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर से फिर से क्यों दिक्कत हुई इसको, क्योंकि n माइनस वन का जगह अब n इक्वल टू वन रखोगे, यहाँ पे फिर से इनफाइनाइट आ जाएगा। ये वाला फर्स्ट को छोड़कर सब के लिए वैलिड है, ये वाला फर्स्ट के लिए भी वैलिड है, सब के लिए भी वैलिड है। क्यों, क्योंकि देखो हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है ए नॉट के, एन का वैल्यू वन रखोगे, 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा, ए नॉट की पावर जीरो, इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये तो सब के लिए, इवन फर्स्ट के लिए भी वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल, सारे ऑर्डर के लिए, ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सभी ऑर्डर के लिए नीचे वाला वैलिड है, जबकि ऊपर वाला ये फर्स्ट के अलावा सबके लिए वैलिड है। तो ये हमारा हाफ लाइफ हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नहीं, बढ़े आगे। चलिए, तो अभी हमें अब आना है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, सॉरी एक्टिवेशन का जो कॉन्सेप्ट, एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या बोला है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में कहते हैं सक्रियता ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैं यहाँ पे कुछ दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं इनको, वो बना रहा हूँ। इधर एनर्जी हो गया और इधर हो गया हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स RC। ये क्या बोला होती हैं, जब तुमने रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी दिया, उसमें या उसमें एनर्जी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो उसको दी जा रही हो एनर्जी या वो खुद निकाल रहा हो, एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, कहीं बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, कहीं बॉन्ड लेंथ घट रही है, ठीक है, बॉन्ड एंगल में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड रिएक्टेंट के टूट रहे हैं, नए बॉन्ड प्रोडक्ट में बन रहे हैं। तो जब भी कुछ होगा तो इन सब को कहते हैं इनके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या आएगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एटसेट्रा, सही है, जो रिएक्शन के दौरान चेंजेस हो रहे हैं जिनमें, उनको कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट था, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट किसी और से टकराया या किसी के साथ कांटेक्ट में गया, तो तब क्या होगा, जब दोनों से आपस में बीच में कोलिजन होगा तब रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो आपस में टकराए, कुछ इफेक्टिव कोलिजन हुए, उससे क्या हो गया, उनकी एनर्जी आपस में जुड़ गई और उसके बाद बनने वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम का भी हो सकता है या बनने वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी वाला भी हो सकता है। अगर वो बनने वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम एनर्जी का हुआ तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको कहते हैं डेल्टा H। तो डेल्टा H का वैल्यू आएगा नेगेटिव में और रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक। अगर बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा एनर्जी का है, मतलब उसको कुछ एनर्जी दी गई थी, उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपका अगर हम डेल्टा H का वैल्यू निकालेंगे, H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट से, तो डेल्टा H का वैल्यू अब हमारा पॉजिटिव में आएगा और ये रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक, उष्माग्राही।
कि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसने एनर्जी को रिलीज किया है, ठीक है। और ये जो बैरियर है जहाँ पर सभी को पहुँचना है, क्योंकि जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे, और जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटते हैं तब तक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और नए बॉन्ड बनने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान यही होता है, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। किसी भी रिएक्शन के दौरान यही कुछ होता है। अब वो कैसे हुआ, या तो उसने एनर्जी को निकाला तब हुआ आपस में टकराने के बाद, या उसने एनर्जी को कुछ को एब्जॉर्ब करके रख लिया तब हुआ। तो उसी के बेस पर हम एक को एक्सोथर्मिक, दूसरे को एंडोथर्मिक, और इन सबको क्या कहेंगे, इनको कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सबको इस बैरियर तक जाना है, क्योंकि जब तक यहाँ नहीं जाएंगे तब तक बॉन्ड नहीं टूटेंगे। इस एनर्जी की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, देहली ऊर्जा। मतलब इस दहलीज को पार करना पड़ेगा रिएक्टेंट को, तब उसके बॉन्ड टूटेंगे, और जब बॉन्ड टूटेंगे तब नई स्पीसीज बनेगी, नए बॉन्ड बनेंगे जिसको तुम प्रोडक्ट कहोगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट को और कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA कहते हैं। यहाँ पर भी बैरियर तक पहुँचा इतनी एनर्जी लेकर, यहाँ भी बैरियर पर पहुँचा इतनी एनर्जी लेकर। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम ये कह सकते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी माइनस एनर्जी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी पहले से था, मान लो यहाँ तक की एनर्जी का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 100 किलो जूल, लेकिन एनर्जी लिए बैठा है कौन, रिएक्टेंट 40 किलो जूल। तो कितनी एनर्जी और चाहिए उसको ताकि 100 तक पहुँच जाए, 60। कैसे आएगा ये 60, थ्रेशोल्ड में से एनर्जी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट को घटाकर, ये हो गया। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक को रीच करने के लिए रिएक्टेंट को कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब इस बैरियर को ऐसा है क्या कि रिएक्शन से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, रिएक्शन तो बेटा दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, जिसको हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या एक A था और एक B था, स्टार्ट भले ही ऐसे किया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाकर क्या हुआ, रिएक्शन ऐसा लगा जैसे रुक गई हो। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, दोनों में साइमल्टेनियसली कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, अब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है। तो पहले सपोज करो ये A था, अब ये सपोज करो B में बदल गया। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तब यहाँ पर जब दो तरह की रिएक्शन हो रही, दो तरह के रेट कांस्टेंट आएंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट KF, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट KF। फॉरवर्ड में जाना है तो इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा रिएक्टेंट को, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी EA फॉरवर्ड। बैकवर्ड में वापस आना है, B से A में आना है, तो इसको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ये बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी EA बैकवर्ड। और जो डेल्टा H हमने कहा था कि ये इन दो का डिफरेंस होता है, डेल्टा H प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो अब इसको अगर निकालना है तो डेल्टा H का वैल्यू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, इससे निकाला जाएगा। हर जगह यही एप्लीकेबल होगा जब भी हमको दो एक्टिवेशन एनर्जी दिया होगा और हमसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा, तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अब आते हैं नेक्स्ट कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को कौन चेंज कर सकता है, कौन अफेक्ट करेगा इस एक्टिवेशन एनर्जी को। जो भी रेट को अफेक्ट करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन को हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बैरियर छोटा कर रहा किसने, कैटलिस्ट ने। ये डेल एच, ये लो मैं एंडो का बना देता हूँ, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। अब ये होगा एंडो का, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक।
अब क्या होगा, यहाँ पर भी 2 एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आएंगी, ई ए फॉरवर्ड, यहाँ भी 2 एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, ई ए बैकवर्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि एंडोथर्मिक में ई ए फॉरवर्ड बड़ा होता है ई ए बैकवर्ड, है ना, क्वेश्चन आया हुआ है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में ई ए फॉरवर्ड बड़ा है ई ए बैकवर्ड, यहाँ से देख लो ना, ये देखो इतना बड़ा, ये ई ए बैकवर्ड बड़ा है, ये इतना सा ई ए बैकवर्ड। तो एक्सोथर्मिक में लिख दो, यहाँ पे लिख दो लो, क्वेश्चन आया हुआ भाई, ये अभी ये ध्यान रखना जरा, ई ए फॉरवर्ड इज लेस देन ई ए बैकवर्ड फॉर एक्सोथर्मिक। यहाँ पर ये इतना सा छोटा सा और ये इतना बड़ा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई ए फॉरवर्ड ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड। इससे भी याद रख सकते हो, देखो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसा आया होगा, जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ई ए फॉरवर्ड बड़ा है ई ए बैकवर्ड से, ये रहा देखो। अब एक्सो में डेल्टा एच कैसा आता है, नेगेटिव में। नेगेटिव कैसा आया होगा, जब ये वाला पार्ट बड़ा हुआ होगा, ई ए बैकवर्ड बड़ा है ई ए फॉरवर्ड से। इससे भी कर सकते हो रिलेशन, याद है ना। अब आते हैं कि इसको कौन वो करेगा, कौन कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। हमने क्या बोला था कि ये बैरियर जितना बड़ा होगा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। लो मैंने फ़िलहाल का एक ही बना दिया, मैंने ये कौन सा केस बना दिया, एक्सो का। ठीक है, बिना कैटलिस्ट के पाथ ये है, मैंने कर दिया बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हो रही थी, स्लोली स्लोली हो रही थी, तो ये क्या रहेगा, ये वाला पाथ जिसके थ्रू हो रही है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन पाथवे। सही है, कैटलिस्ट डाला हमने कहा जल्दी जल्दी होने लगी रिएक्शन, ऐसा है। ये बैरियर पहाड़ी समझ लो उसको, बैरियर को, अगर ये पहाड़ी इतनी सी होती, ये पाथ छोटा होता, तो रिएक्टेंट जल्दी बदल जाता प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता, तो ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ज़्यादा ही होता है। तो कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड कराता है, कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कराता है, कैटलाइज्ड रिएक्शन पाथवे। अगर मैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करता तो कैसे निकालता कि ये वाला पार्ट हमारा ये होगा, बिना कैटलिस्ट के अनकैटलाइज कर दिया मैंने, UONCAT अनकैटलाइज्ड। और अगर ये वाले की मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालता, इसका बैरियर ये है, तो ये हो गया EA कैटलाइज्ड, कैटलाइज्ड पाथवे का एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ गया। कैटलिस्ट लोअर कर दो या डिक्रीज कर दो, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने ये कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्हीनियस कंप्लीट करेंगे एक तो, ठीक है, फिर आर्हीनियस के बाद उसी में आएगा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, एक वो करेंगे, और फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ये आपका क्या कहते हैं, पैरेलल रिएक्शंस और सीक्वेंशियल रिएक्शन, और एक हम इसी में कवर करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशंस, ये वाले तीसरा मतलब लास्ट लेक्चर में, हो सकता है एंजाइम काइनेटिक्स तक ना पहुंच पाए हम, तो वो उससे नेक्स्ट में, तो मतलब नेक्स्ट अगले 2 जो लेक्चर्स होंगे, उन 2 लेक्चर्स में एक में तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस,
ठीक है, और आर्हीनियस इक्वेशन। और अगर उससे हो पाया वहाँ से तो हम एंजाइम काइनेटिक्स भी देख लेंगे। और फिर एक हमारा रह जाएगा इसमें प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमारी पूरी प्रैक्टिस शीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में और ये ख़त्म हो जाएगा काइनेटिक्स। ठीक है बेटा, वैसे तो इसको अगर हम अलग से पढ़ते, डिटेल में पढ़ते, तो तब इसको कम से कम आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया है बस, कि जहाँ से हम अपना क्वेश्चंस कर, क्योंकि क्रैश का मतलब ही यही होता है कि या तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो तब तो तुम्हारे लिए है नहीं ये। अगर पहले से आइडिया है तभी क्रैश कोर्स का मतलब कोई फ़ायदा है। ठीक है, कि तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें उसको बस हल्का सा एक क्विक रिवीजन टाइप का समराइज़ करना है, समरी बनानी है, उसके लिए क्रैश कोर्स। ठीक है, चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।